हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। और मधु एक ऐसी इंसान थी जिसने मोहित को पाने से कम दिल से चाहा। और दिव्या एक ऐसी इंसान थी जिसने ना ही मोहित के बारे में जाना और ना ही वो मोहित के साथ रहती थी। फिर भी मोहित उसकी नफरत का शिकार बना। मोहित के दिमाग में ये सारी बातें जैसे घूमने लगी थी, इसलिए उसने अपना सिर सोफे से टिकाकर अपने हाथ की उंगलियां उसने अपने बालों में फंसा ली। फिर मोहित के दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि शुक्र है कि मधु ने हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में नहीं पढ़ा, वरना वो और ज़्यादा गिल्ट महसूस करती। इसलिए मोहित को बुरा भी लग रहा था कि मधु हर हकीकत के सामने थी, पर उन सब में उसे वो डोर खींचकर कुछ ही सच पता करने के बाद खींच लिया था। मोहित ये सब ख्यालों में डूबा हुआ था। फिर उसे मधु का ख्याल आया और अपने आप से बोला, शुक्र है कि मधु ने कुछ ही सच जाना, वरना पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करती। वो सोचने लगा कि मधु इतना सच जानकर परेशान हो गई, फिर वो पूरा सच जानती तो कैसे रिएक्ट करती। फिर मोहित अपनी आंखें खोलकर अपने आप से बातें करते हुए बोला, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मधु फ्रेश होकर अपने आप को वॉशरूम से एक टॉवल लेकर अपने आप को उसने तैयार किया। उसने टॉवल से अपने ऊपरी हिस्से को उसने टॉवल की मदद से छुपाया। उसका टॉवल उसके घुटनों तक भी ऊपर जा रहा था, जिससे मधु असहज होने लगी थी। फिर भी वो वॉशरूम से बाहर आने लगी। इधर मोहित भी खाना बन जाने के बाद अपने कमरे में आ गया था। मोहित ने धीरे धीरे करके हैंडल घुमाया, फिर अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करके कुछ डिटेल्स के बारे में सोचने लगा था। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और वो 2 पल के लिए उस ओर देखने लगा। मोहित 2 पल के लिए वॉशरूम की ओर देखने लगा। इधर मधु ने कांपते हाथों से हैंडल घुमाया, फिर वो धीरे धीरे कदमों से बाहर आने लगी। मधु ने एक हाथ से टॉवल को पकड़ा हुआ था और वो धीरे धीरे कदम बढ़ते हुए आगे बढ़कर बाहर आई। इधर मोहित की नज़र उस तरफ ही थी और वो मधु को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो हैरानी से मधु की तरफ देखने लगा। इधर मधु की अभी तक मोहित पर नज़र नहीं गई थी, इसलिए वो अपने आप से ही असहज हो रही थी। उसने अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए ही टेबल को अपने और नीचे कर रही थी। फिर उसने अपनी नज़र ऊपर उठाई अलमारी की तरफ देखने के लिए, पर जब उसने अपनी नज़र ऊपर की तरफ की तो उसकी नज़र मोहित पर गई, जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था। मधु मोहित को देखकर हड़बड़ा सी गई और टॉवल को पकड़ते हुए जल्दबाजी में बोली, अब वो मैं कपड़े नहीं ले। मधु अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई और शर्म के मारे उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। मोहित भी असहज होने लगा, इसलिए वो अपनी जगह से उठते हुए बोलने की कोशिश करते हुए बोला, तो तुम तैयार हो जाओ, मैं बाद में। इतना कहकर मोहित भी अपनी नज़रें नीचे करके वहाँ से जाने लगा। इधर मधु ने शर्म के मारे अपना चेहरा छुपाकर अपने आप से बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया मुझसे। मैं ऐसे कैसे अंदर आ गई और मोहित ने मुझे ऐसे देख लिया। मधु गिल्ट फील कर रही थी। फिर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद अपने आप से बोली, अब मोहित दोबारा आ जाए इससे पहले मैं कपड़े चेंज कर लूँ। मधु अलमारी के पास आई। उसने अलमारी खोली। सामने उसके भी कपड़े थे, मोहित के कपड़ों के साथ। उसका एक भी कपड़ा इधर उधर नहीं था, हर कपड़े सलीके से रखे हुए थे। ये देखकर मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर बोली, ये कपड़े तो रूपल के डिजाइन किए हुए मोहित ने मेरे लिए लिए थे, अभी भी उसी तरह से रखे हुए हैं जिस तरह से मैं रख कर गई थी। फिर मधु अपना ड्रेस लेने के लिए आगे बढ़ी, पर कुछ सोचकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और वो मोहित के कपड़ों की तरफ देखने लगी। मोहित के कपड़ों को देखकर उसे पुरानी याद आ गई कि कैसे मोहित ने उसे उसके कपड़े पहनने पर उसे बीच रास्ते में कार से बाहर फेंक दिया था। ये याद आते ही मधु का चेहरा मुरझा गया। फिर वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए गहरी सांस लेकर बोली, मधु, वो पुरानी बीती बात थी, अब की बात कुछ और ही है। अभी डायरी पढ़कर मुझे ये तो सच पता चल ही गया कि मोहित मुझसे ही प्यार करता है।
ये याद करते ही मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, वो बीती बातें याद करके परेशान हो गई थी, पर उसने डायरी की हर लफ्ज़ बारीकी से पढ़े थे, जिसे याद करके उसे बेहद खुशी होने लगी। फिर उसने अपने कपड़ों में से कुछ भी ना लेकर मोहित के कपड़ों में से उसने एक ब्लैक कलर का शर्ट उठाया। फिर वो लेकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और शर्ट पहनने लगी। इधर मोहित कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतर रहा था। उसके चेहरे के भाव थोड़े हड़बड़ाहट से भरे थे और वो असहज दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसके सामने वही मंजर था जो उसने कमरे में देखा था। मधु के गोरे बदन पर रेड कलर टॉवल लपेटा हुआ था, जो कि काफ़ी छोटा था। ये याद आते ही मोहित ने चलना बंद किया। फिर गहरी सांस लेकर अपने आप से बोला, मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर मोहित आकर लिविंग एरिया के सोफे पर बैठ गया। इतने में एक सर्वेंट उसके पास आकर बोली, सर खाना ठंडा हो रहा है, आपको और कितना वक्त लगेगा? मोहित ने अपने हाथ में पहनी वॉच की तरफ देखा। घड़ी में 2 AM दिखाई दे रहा था। ये देखकर मोहित ने जवाब देते हुए कहा, बस मधु अब आती होंगी, तब तक आप खाना एक बार फिर गर्म कर दीजिए। सर्वेंट हैरानी से मोहित को देखने लगी, क्योंकि उसने अभी अभी खाना बनाया था। फिर वो कैसे दोबारा खाना गर्म कर सकती थी? फिर भी वो मोहित की बात कैसे टाल सकती थी भला? इसलिए उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से चली गई। तकरीबन 5 मिनट के बाद मधु कमरे से बाहर आकर सीढ़ियाँ उतरने लगी। घर में हमेशा की तरह शांति बनी हुई थी, जिसे मधु के चलने की आवाज़ अच्छे से मोहित के कानों में पड़ रही थी। मोहित ने अपना सिर हल्का सा उस तरफ घुमाया और मधु की तरफ देखने लगा, और वो एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना मानो भूल ही गया। इधर मधु ने मोहित का ब्लैक शर्ट पहना था, जो कि काफ़ी बड़ा और ढीला था, जो कि दूर से भी दिखने में नज़र आ रहा था। मधु को वो ब्लैक शर्ट उसके घुटनों तक आ रहा था। उसने अपने गीले बाल खुले रखे थे। वो बिना सामने नज़र रखे नीचे उतर रही थी। उसका दिल इस वक्त जोरों से धड़क रहा था और उसके काबू में नहीं था। भले ही वो सामने की तरफ नहीं देख रही थी, पर वो अच्छे से महसूस कर सकती थी कि मोहित की आंखें उसे ही देखे जा रही है। इधर मोहित मधु की हर हरकत से हैरान था, क्योंकि उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि मधु, जो कि उससे बात करने से भी हिचकिचाती रहती है, वो उसके सामने उसका शर्ट पहने हुए आ रही है। ये बात हैरान कर देने वाला तो थी। फिर मोहित ने गहरी सांस भरकर अपनी नज़र मधु से हटाकर फिर सामने की ओर देखने लगा। मधु अपने कदम धीरे बढ़ते हुए नीचे आकर मोहित के पास जाकर उसके सामने खड़ी हो गई। इधर मोहित उसके आने से मधु की तरफ देखने लगा और मधु हिचकिचाई आवाज़ में बोली, वो सारे कपड़े मुझे लूज हो रहे थे, इसलिए मैंने आपका शर्ट पहन लिया। मोहित मधु की तरफ घूरने लगा, क्योंकि ये लड़की जो बोल रही थी कपड़े लूज होने के बारे में, तो उसका ये शर्ट तो उसके सारे अपने कपड़ों से भी लूज होगा। क्या ये बात ये लड़की भूल गई है? मोहित ने सातिर मुस्कुराते हुए खड़ा होकर बोला, अच्छा किया तुमने। वैसे ये शर्ट तो तुम्हें बाकी कपड़ों की तरह लूज तो नहीं पड़ रहा ना? ये सुनकर कुछ पल मधु खामोश रही। उसके बाद उसने अपना सिर ना में हिलाया। ये देखकर मोहित डाइनिंग एरिया की तरफ जाते हुए बोला, ठीक है मधु, चलो हमें खा लेना चाहिए, ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया है। ये सुनकर मधु ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और मोहित के पीछे हो गई। दोनों डाइनिंग टेबल के पास आकर अपनी चेयर पर बैठ गए। मोहित के लिए फीका खाना बना हुआ था और मधु के लिए टेस्टी खाना बनाया हुआ था। मोहित ने अपना खाना देखकर मुंह बनाते हुए कहा, ये खाना किसका है? इतना फीका दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर खाने में इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। सर्वेंट ने अपनी नज़रें नीचे झुकाकर कहा, सर हमें मधु मैम ने ये खाना बनाने के लिए कहा था। मधु का नाम सुनकर मोहित हैरान हो गया। वो मधु की तरफ देखकर नासमझी में पूछने लगा, तुमने मेरे लिए ये कब खाना बनाने के लिए कहा? मैंने फ़ोन करके कहा था आपके लिए खाना बनाने के लिए, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा। और मोहित ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, मुझे ये खाना पसंद नहीं है। मधु ने समझाते हुए कहा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको यही खाना खाना पड़ेगा। मोहित ने जवाब देते हुए कहा,
पहले से काफ़ी बेहतर है और मैं अभी अच्छा फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं खाना खा सकता हूँ। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने तुमसे कहा ना कि खाना नहीं खाना, इसे लेकर जाओ। सर्वेंट मोहित की बात सुनकर हड़बड़ाहट में आगे बढ़ी और उसे मोहित के सामने से प्लेट हटाने लगी। ये देखकर मधु बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी तो आपको दवाई भी लेनी है, इसलिए आपको यही खाना खाना चाहिए। तुम मेरे सामने अच्छा खाना खाओगी और मैं ये? मधु ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, हम दोनों ही यही खाना खाएंगे। मैं भी आपके साथ यही खाऊंगी। ये सुनकर मोहित कुछ भी कह नहीं सका और मधु ने खड़े होकर जो सर्वेंट के हाथ में प्लेट थी वो मोहित के सामने रखी। फिर वो थोड़ी चेयर खिसकाई और मोहित के करीब बैठ गई। उसने चम्मच ली और खाने लगी। मोहित का बिल्कुल भी मन नहीं था ये खाने का। वो मधु को ये खाते देखकर थोड़ा हैरान था। वो मधु को खाना खाते देखकर फिर उसने भी मुझे मन से अपनी जिद छोड़कर वो भी खाना खाने लगा। खाना खा लेने के बाद दोनों बाहर आए। घर के गेट के बाहर जाकर दोनों टहलने लगे। मधु के मन में भी काफ़ी सारी बातें चल रही थी और मोहित के मन में भी, पर दोनों ने इस बीच खामोश थे। पर दोनों ही एक दूसरे से बातें करना चाहते थे। फिर दोनों ने एक साथ एक दूसरे के सामने देखा और एक दूसरे की तरफ देखते हुए दोनों ने एक साथ कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। दोनों एक दूसरे को ये कहने से हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मधु ने फिर कहा, आपको क्या कहना है? मोहित ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, तुम बताओ, तुम्हें क्या कहना है? नहीं, आप कहिए ना, आपको क्या कहना है? मोहित ने गहरी सांस लेकर मधु के हाथ अपने हाथों से पकड़ते हुए शांत आवाज़ में कहा, देखो मधु, मैं नहीं जानता कि तुमने डायरी कहाँ तक पढ़ी, पर मैं इतना तो जानता हूँ कि तुमने जितना भी पढ़ा है, तुमने ये जान लिया है कि छाया से मैं प्यार नहीं करता था। मधु ये सुनकर उदास हो गई। उसे बहुत बुरा लग रहा था। मोहित से वो प्यार करती थी। मोहित भी उसे शादी करना चाहता था। तो क्या सच में मोहित भी उसे प्यार करता था या फिर मधु उसकी उस वक्त जीत थी? ये सोचने के बाद मधु अपनी नम आंखों से मोहित की तरफ देखकर शांत आवाज़ में बोली, आपसे एक बात पूछूं? हाँ कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? मोहित ने तुरंत ही जवाब दिया, आप मुझसे पहले से प्यार करते थे या फिर मैं आपकी जीत थी? मोहित ये सुनकर खामोश हो गया क्योंकि उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था और मधु कहना जारी रखते हुए बोली, जहाँ तक मैंने डायरी पढ़ी, मुझे यही लगा कि आप मुझसे प्यार नहीं करते थे। उस वक्त मैं सिर्फ आपकी जीत थी। मोहित ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो भी कहना है वो बोलो। मधु ने गहरी सांस भरते हुए शांत आवाज़ में बोली, पर सच यही है ना मोहित कि मैं आपकी जीत थी? इस बार मोहित को गुस्सा आने लगा और वो जल्दबाजी में बोला, मैं नहीं जानता कि तुम मेरी जीत थी या फिर प्यार, पर तुम मुझे किसी भी हाल में चाहिए थी। मधु कुछ पल खामोश रही। उसके बाद उसने मोहित से पूछा, क्या ये बात सच है कि आपने छाया से गलत लड़की समझकर शादी की थी? हाँ, मैंने छाया से गलत लड़की समझकर शादी की थी। छाया ने मुझे धोखे में रखा, मोहित ने मायूसी से कहा, जिसे सुनकर मधु कुछ पल खामोश रही। उसके बाद उसने जवाब देते हुए कहा, आप जानते हैं वो हमसे कितनी नफरत करती थी। मोहित ने मधु को अपने करीब करते हुए शांत और उदासी की भावनाएं लाते हुए कहा, वो उसका बदला था, शायद सही भी और गलत भी था। उसके साथ उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, इसलिए उसने बदले की आड़ में मुझसे शादी की। ये सुनकर मधु कुछ पल खामोश रही। उसे लग रहा कि शायद इन सब में छाया की कोई गलती नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब एक जाने अनजाने में हुआ था और उसका ये सब करना एक गुस्से के कारण था, इसलिए वो ये कदम उठाई। मोहित ने मधु को कहीं खोए हुए देखा तो उसने उसे सवाल करते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि इन सारी गलती की वजह कहीं मैं नहीं हूँ ना? मधु ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं, आप कैसे हो सकते हैं? जो गलती आपकी नहीं है, फिर कैसे आप उस गलती के हकदार हो सकते हैं? वैसे भी आपने अपने भाई के लिए किया जो कुछ भी किया, पर उसमें सिर्फ नुकसान औरों भाई का हुआ।
उनसे उनका प्यार छिन गया। वो प्यार के लिए तरसते रह गए, पर उन्हें अपना सच्चा प्यार नहीं मिला। यह दर्द अब मधु अच्छे से महसूस कर सकती थी कि सच्चे प्यार का ना मिलना कितना दर्द महसूस कराता है, और मोहित भी जानता था कि ये दर्द कितना गहरा होता है। इसलिए मोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह देखकर मधु आगे बढ़ी और मोहित के गाल पर अपना हाथ रखते हुए शांत आवाज में बोली, मैं जानती हूँ इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पर जाने अनजाने में आपसे और मुझसे, हम दोनों से गलती हुई है। मोहित मधु के हाथ रखने से ही उसने अपनी आंखें खोल दी थी। वो मधु की काली गहरी आंखों में सच्चाई देख सकता था। वो जानता था कि छाया हम दोनों को गलत समझ रही थी, जबकि गलती दोनों में से किसी की भी नहीं थी। जो कुछ भी हुआ वो जाने अनजाने में हुआ, पर छाया के साथ जो कुछ भी हुआ वो तो गलत ही हुआ था। मोहित ने मधु के एक हाथ छोड़ दिए। वो मधु से दूर होते हुए बोला, हमारी गलती इतनी भी छोटी नहीं जो माफ़ की जाए। सच में मैं छाया के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार हूँ। फिर कहीं ना कहीं छाया ने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। उसने हमसे बदला लिया, जबकि वो हमसे सच बता सकती थी कि मैंने जो कुछ भी किया वो बदला लेने के लिए, पर उसने मुझे धोखे में रखा। मधु आगे बढ़कर बोली, मोहित, मैं जानती हूँ कि छाया की गलती भी है, पर आपकी भी गलती है। मोहित ने गहरी सांस भरते हुए मधु को समझाते हुए कहा, मधु, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई छाया से प्यार करता है। फिर मैं छाया के पीछे जाना दूर की बात, मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, चाहे फिर वो मेरा प्यार ही होता या फिर नहीं। मधु के पास मोहित के इस सवाल का जवाब नहीं था, इसलिए उसने खामोशी से मोहित की सारी बातें सुनी। उसके बाद उसने मोहित को समझाते हुए कहा, मोहित, एक बार आप उससे पूछ लेते, या फिर औरव भाई को, अगर आपको कृति से शादी नहीं करनी थी तो एक बात औरव भाई से पूछ लेते, और अगर औरव भाई अंशिका दीदी को तलाक देना चाहते थे तो फिर आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। फिर आज शायद छाया और औरव भाई एक साथ होते। ये सुनकर मोहित के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, क्योंकि वो जानता था कि छाया अगर औरव के साथ रहती फिर भी इतना नहीं जी सकती। छाया की हर सच्चाई जानता था। फिर ये तो तय ही था कि छाया ज़्यादा नहीं जी सकती थी, पर वो मधु को कैसे समझा सकता था कि अगर छाया उनके पास नहीं होती और मोहित मुंबई नहीं गया होता तो मधु इस वक्त नहीं होती। ये बात मोहित के जहन में आते ही मोहित की दिल में तड़प होने लगी। वो अच्छे से महसूस कर सकता था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर देता है और अपने आ रहे ख्यालों को झटकते हुए मधु से बोला, मधु, हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इससे बेहतर यही है कि हम इस चीज़ को भूल जाएं। इतना कहने के बाद मोहित अपने घर की ओर बढ़ गया। इधर मधु उसे जाते हुए देखकर शांत आवाज़ में बोली, मोहित, आपने मुझसे नहीं कहा कि आप मुझे सिर्फ जिद समझ रहे थे या फिर प्यार। मोहित रुक गया। उसके बाद उसने मधु की तरफ देखकर कहना जारी किया, पहले शायद तुम मेरी जिद थी। इतना कहने के बाद मोहित अपने घर की ओर फिर से बढ़ गया। यह देखकर मधु वहीं खामोश रहकर गहरी सोच में डूबी थी कि क्या मोहित के कहने का ये मतलब था कि पहले उसकी जिद थी, फिर अब उसका प्यार है। मधु सोच में पड़ी थी, इसलिए वो जाते हुए मोहित को देखकर मन ही मन बोली, इसका मतलब है कि मैं पहले मोहित की जिद थी, उसके बाद में उसका प्यार बनी। इसका मतलब कि मैं मोहित की अब जिद नहीं हूँ। मधु अपने आ रहे ख्याल को बाहर किया, फिर जाते हुए मोहित के पीछे जाते हुए मोहित को रोकते हुए बोली, मोहित, प्लीज़ रुक जाएं, मुझे आपसे एक सवाल करना है, प्लीज़ मुझे उसका जवाब दे दीजिए। मोहित रुक गया। बिना मधु की तरफ देखे वो बोला, बोलो, तुम्हें क्या कहना है। मधु ने कहा, आपके कहने का मतलब क्या है कि पहले मैं आपकी चीज थी, अब मैं आपकी क्या हूँ। ये सुनकर मोहित मधु की तरफ मुड़ गया। उसके बाद उसने शांत आवाज में कहा, इसका अंदाज़ा तुम अच्छे से लगा चुकी होगी। इस वक्त तुम मेरे साथ हो, पर काफ़ी समय से मेरे साथ नहीं थी। फिर भी मैंने तुम्हें अपने साथ रखने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की। इसका मतलब तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मधु ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मुझसे घुमा फिरा के बात मत करिए।
क्योंकि हम जब से मिले हैं तब से बस हम दोनों के बीच इसी तरह से ही घुमा फिरा कर बात होती है। और अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे साफ साफ कहें कि क्या मैं आपकी जिद हूँ या फिर मोहित जान गया था कि मधु क्या सुनना चाहती है, इसलिए उसने मधु की तरफ अपने कदम बढ़ाकर कहना जारी रखते हुए कहा, तुम मेरी जिद थी, अब तुम मेरी जिद नहीं हो। उसका मतलब यही है कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मधु वहीं खड़ी सुन रह गई थी। वो मोहित की बातें ध्यान से सुन रही थी, पर उसने मोहित से कुछ कहा नहीं। वो बस एकटक मोहित को देख रही थी। मोहित मधु के पास आया। उसने मधु की कमर पकड़कर उसे अपने और करीब कर लिया। उसके बाद अपनी गहरी आंखों से मधु की काली गहरी झील जैसी आंखों में देखते हुए उसे प्यार से बोला, इतना सुनने के बाद तुम अच्छे से समझ गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रही हो और जो तुम सुनना चाहती हो। तब तक मैं तुमसे नहीं कहूँगा जब तक तुम अपना करियर नहीं बना लेती। मधु सोच में पड़ गई और कुछ सोचते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? मेरा करियर मतलब, तुम जानती हो कि कल तीसरा कंपटीशन है। तुम्हें आज इंदौर जाना था, फिर भी तुम भूल गई, पर मुझे अच्छे से याद है और तुमने उसमें हिस्सा लिया है। तुम्हें ये बात ख्याल रखना चाहिए और आगे बढ़कर अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मेरी ज़िंदगी आप ही, फिर मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने की क्या ज़रूरत? मेरा करियर आप हो, फिर मुझे अपने आने वाले करियर के बारे में सोचने की ही क्या ज़रूरत? मधु अपने मन में ये सब बोल रही थी, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मोहित से ये सब कहे। और मोहित मधु से दूर होते हुए भारी आवाज़ में बोला, तुम चाहती हो कि हम दोनों एक साथ रहें, तुम्हें अपने करियर पर फोकस करना पड़ेगा। अभी फैशन डिज़ाइनर के 2 आने वाले पड़ाव बाकी हैं, तुम्हें उस पड़ाव से गुजर कर आगे बढ़कर दिखाना है, इसलिए तुम कड़ी मेहनत करो। फिर जो तुम चाहती हो मैं उसके बाद सोचूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सुनना चाहती हो, पर मैं तुमसे तब तक नहीं कहूँगा जब तक तुम मुझे जीत कर नहीं बताती। मधु को मोहित पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इतने करीब होकर भी मोहित उसे सिर्फ आई लव यू नहीं बोल रहा था। मधु मोहित से 5 साल से प्यार करती हुई 6 साल गुजर गया, अब 7वां साल चल रहा था। फिर भी मोहित था कि अपनी अकड़ दिखा रहा था, सिर्फ 3 लफ्ज बोलने के लिए। और ये क्या बात हुई? मोहित के साथ रहने के लिए उसे 3 पड़ाव पार करने थे। ये सब सोचते हुए मधु ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मेहनत करके भी इस कंपटीशन की विनर बनूंगी। ये तो किस्मत के हाथ है ना? किस्मत के हाथ में नहीं, जीतना तुम्हारे हाथ में है और तुम जीत सकती हो। अगर तुम मेहनत करोगी तो तुम ज़रूर जीतोगी। अब बताओ कि कल ही इस कंपटीशन का तीसरा हिस्सा है, उसके बाद भी तुमने कल की कोई भी तैयारी नहीं की, फिर तुम कल कैसे जीतोगी? क्या तुम्हें कोई आइडिया है? मधु मोहित की बातें सुनकर खामोश हो गई थी, क्योंकि उसके पास मोहित के इस सवाल का जवाब नहीं था। और मोहित ने आगे कहना जारी रखते हुए कहा, इतना याद रखना कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो फिर तुम्हें जीतना होगा, कुछ भी करके। मोहित, ये क्या बात हुई? मोहित मधु की बात इग्नोर करते हुए पीछे मुड़ा और फिर कहने लगा, अपना बैग पैक करो और तुम कल सुबह यहाँ से जल्दी एयरपोर्ट चले जाना। मैंने तुम्हारी टिकट निकलवाई है और आज रात डिजाइनर की सारी तैयारी करके अपना बेस्ट देना। मधु के दिमाग में मोहित की बातें जैसे घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वैसे भी अभी डिजाइनर बनने की कोशिश कर रही थी, पर वो इतनी जल्दी इतनी भी अच्छी डिजाइनर नहीं बनी थी जो वो कैसे मैनेज कर सकती थी। फिर ये क्या मतलब कि जीत के बाद और उसके साथ रह सकती है? हार जीत तो उसके हाथ में नहीं थी। मधु की आंखें नम हो गई थी। वो मोहित से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचते हुए अपने आप से कहा, ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं फिर मैं यही करूँगी, पर मैं सिर्फ आपके साथ रहूँगी। मधु का लक्ष्य फैशन डिज़ाइनर बनने का सपना नहीं था,
उसके लिए मोहित ही उसका सब कुछ था और ये बात मोहित अच्छे से जान चुका था। इसलिए वो नहीं चाहता था कि मधु उसके खातिर अपना सब कुछ बर्बाद कर दे, क्योंकि मोहित को सारी बातें पता चल चुकी थी कि मधु उसके ही ख्यालों में गुम 15 साल की उम्र में 2 बार फेल हो चुकी है, वो भी अपनी करामत से, जो कि वो उसके साथ था भी नहीं, फिर अब उसके साथ था। फिर कैसे मधु जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि मधु ने कभी आगे बढ़ता सीखा नहीं था। उसकी जीत से ऊंचा उसका प्यार था, पर प्यार और करियर दोनों ही अलग चीज़ होती है। प्यार जिसे निभाया जा सकता है और करियर हमारा लक्ष्य है, और लक्ष्य से कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। मधु ने गहरी सांस ली और वो भी मोहित के पीछे हो गई। मोहित गेट के अंदर आ गया और मधु दौड़ती फिर मोहित के पीछे आई और मोहित को देखकर रुक गई। उसके बाद उसने शांत आवाज में कहा, मोहित। मोहित रुक गया। मधु ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं नहीं जानती कि मैं जीतूंगी या फिर हारूंगी, पर मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं मेहनत करूँगी, लेकिन मेहनत करने के बाद भी मुझे उसका परिणाम अच्छा नहीं मिला तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। मोहित ने मधु की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मधु आगे कहना जारी रखते हुए बोली, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो प्लीज़ अब ये मत कहिए कि हम दोनों का साथ रहना निर्भर इस बात से करता है कि मेरा आने वाला करियर पर रहेगा। मोहित ने बिना मधु की तरफ देखे अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, हम इस बारे में तब सोचेंगे जब तुम्हारी जीत या हार होगी, तब तक तुम मेहनत करो। इतना कहने के बाद मोहित कदम बढ़ता हुआ घर के अंदर जाने लगा। मोहित ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि मधु की मॉम दिव्या हॉस्पिटल में मोहित से मिलने आई थी। तब दिव्या मोहित से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाई थी कि जब मधु अपनी करियर पर फोकस करेगी और सक्सेस हो जाएगी, तब वो मोहित मधु की खुद शादी करा देंगी और दोनों के बीच में नहीं आएंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दिव्या मधु को अपने साथ लेकर अमेरिका चली जाएंगी। इसलिए मोहित मधु से बोल रहा था कि तुम्हें जीतना है तो ही हम साथ में रह सकते। इधर मधु खड़ी बस मोहित को जाते हुए देख रही थी। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल आने लगे थे। जब उसका प्यार उसे मिला तब उसका प्यार उससे नफरत करता था, उसे प्यार नहीं करता था। और जब उसका प्यार उससे प्यार करने लगा तब उसकी माँ प्यार की दुश्मन बन गई। और जब दोनों के बीच कोई दीवार नहीं थी, फिर मोहित खुद उसका प्यार उसके प्यार का दुश्मन बन गया। इससे बड़ी सज़ा मधु को क्या ही मिल सकती थी। उसकी ज़िंदगी से मानो परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इतना प्यार करने के बाद इतना सब कुछ झेलना पड़ा। ये प्यार था, इतना आसान थोड़ी था। प्यार के लिए पड़ाव पार करने पड़ते हैं, जो कि मधु काफ़ी सारे पड़ाव पार कर चुकी थी। मधु ने गहरी सांस भरते हुए अपने आप से कहा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने इतनी सारी मुश्किलों से उन्हें पाया है, उसके बाद भी ये मोहित अपने प्यार के दुश्मन बन गए हैं। अगर मोहित मेरा प्यार नहीं होता तो ज़रूर मैं उनको पीटती। मोहित अपने कमरे में आकर अलमारी में से कपड़े निकालने लगा, क्योंकि उसने कल से शावर नहीं लिया था, जिसे उसे अब इचिंग होने लगी थी। इसलिए वो शावर लेना चाहता था, पर उसके सर पर पट्टी बंधी थी, जिसके कारण वो रुका था। पर अब वो शावर लिए बगैर नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे फ्रेशनेस फील नहीं हो रही थी। मधु जब कमरे में आई तब मोहित कपड़े निकाल रहा था। ये देखकर मधु ने कहा, आप शावर लेना चाहते हैं? ये देखकर मधु मोहित से बोली, आप इस वक्त शावर नहीं ले सकते। आप जानते हैं ना कि आपके सर पर चोट लगी। अगर चोट में पानी गया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पर मोहित उसकी बात कहाँ मानने वाला था। उसने मधु से कहा, मुझसे बहस करना बंद करो, क्योंकि मैं नहाए बिना नहीं रह सकता, पर आपको नहाए बिना रहना पड़ेगा। आप इस वक्त नहाने की हालत में नहीं हैं, इसलिए आपको शावर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहित ने मधु को इग्नोर करना सही समझा और खामोशी से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। यह देखकर मधु को गुस्सा आ गया। वह भी मोहित के पीछे पीछे जाते हुए बोली, पागल हैं, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मैंने क्या कहा? मोहित ने उसकी बात नहीं सुनी और वॉशरूम में आ गया। उसके बाद मोहित शावर ऑन करने वाला था, पर मधु ने मोहित का हाथ पकड़ लिया, उसे मना करते हुए बोल रही,
आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? मोहित ने गहरी सांस लेकर कहा। देखो मधु, मुझसे बहस करना बंद करो। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, इसलिए मुझे अपनी थकावट दूर करनी है। मोहित, आप मेरी बात मानिए। आपको इस वक्त सावर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बीमार मतलब आपको सर पर चोट लगी है। समझ आई मेरी बात? मोहित ने गहरी सांस ली। मधु का हाथ अपने हाथ से हटाते हुए बोला, मधु प्लीज़ मुझे रोकना बंद करो। मैं आपको और इंजर्ड नहीं होने दूंगी, पर आपको सावर लेना है, इसलिए स्पॉन्ज बात देती हूँ। मोहित मधु की तरफ घूर कर देखने लगा, फिर कहा, जाओ और तुम अपनी तैयारी करो, तुम्हें कल सुबह निकलना है। मुझसे बहस करना बंद करो। इतना कहने के बाद मोहित ने मधु का हाथ हटाने की कोशिश की, पर मधु ने मोहित की बाहें पकड़ते हुए उसे मना करते हुए कहा, सावर तो नहीं लेने दूंगी। नहीं मैं आपको। मोहित ने मधु का हाथ अपना हाथ हटाने के लिए थोड़ा अपना हाथ उसने झटक दिया, जिससे मधु थोड़ी दूर हुई, पर नीचे पानी गिरा हुआ था, इसलिए वो गिरने लगी। पर मोहित ने मधु को अपनी तरफ खींच लिया। जाहिर था नीचे पानी गिरा हुआ था, जिसे मोहित का पैर फिसला और वो दीवार से जा टकराया। मधु उसके सीने से जा टकराई। सावर अचानक से चालू हो गया, क्योंकि मोहित की पीठ सावर के हैंडल से टकराई। सावर ऑन हो गया और ठंडा पानी मधु के ऊपर गिर रहा था। मोहित दीवार से टिका हुआ था, इसलिए उस पर पानी ना के बराबर पड़ रहा था, इसलिए उसके सर पर पानी नहीं गिरा था। मोहित ने मधु से हड़बड़ाहट में पूछा, मधु क्या तुम ठीक हो? मधु अपनी सांसें लंबी लंबी ले रही थी, क्योंकि पानी सीधा उसके ऊपर गिर रहा था, जिसे उसे बोलने का मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने अपना सिर थोड़ा मोहित की तरफ किया और धीमी आवाज़ में बोलते हुए बोली, मैं कैसे ठीक होऊंगी? आप सावर बंद कीजिए। मोहित ने जल्दबाजी में सावर बंद किया। उसके बाद उसने उससे कहा, एक काम करो, पहले चलो बाहर चलते हैं। मधु मोहित की बात मान गई। उसके बाद वो बाहर जाने लगी। तभी उसने बीच में कहा, अगर आप मेरी बात मान गए होते तो ये होता ही नहीं। मोहित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम मुझसे इस तरह इस बात पर बहस करना छोड़ो। मुझे तुमसे ये बात नहीं करनी, जाने दो। मधु ने मोहित को घूरते हुए कहा, वैसे भी मुझे आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि आप मेरी बात मानते ही नहीं। दोनों लड़ते झगड़ते बाहर आ गए। उसके बाद मधु ने टॉवल लिया, फिर अपने आप को साफ करने लगी। मोहित इधर उसकी तरफ देख रहा था। उसके बाद उसे गीला देखकर कहा, एक काम करो, तुम जाओ और कपड़े चेंज कर लो। सुबह से यही कर रही हूँ, कपड़े चेंज कर रही हूँ, बस और कुछ नहीं। इतना कहकर मधु फिर से अलमारी की तरफ बढ़ गई, पर मोहित को कुछ ख्याल आया, जिसे उसने मधु को रोकते हुए कहा, तुम्हें शायद मेरे मतलब तुम्हारे कपड़े नहीं हो रहे ना, तो अब तुम्हारा दोबारा मेरे कपड़े पहनने का इरादा है। मेरा इरादा अभी कपड़े आपके पहनने का है, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ इंदौर। उसके बाद आऊँगी, तब तक मैं अपने सारे कपड़े नए खरीद लूँगी, या तो फिर अच्छे से यही वाले स्टिच कर लूँगी। मोहित उसकी बात सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि मधु ने इंदौर जाने का फैसला आखिर कर ही लिया था, जिसे मोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि मधु खुद अपने करियर के बारे में सोचे, और आखिर मधु ने सोच लिया था। मधु जल्दी कपड़े चेंज करके आ गई। फिर मोहित वॉशरूम की ओर बढ़ते हुए बोला, दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्या होगा ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक ये देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।